कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना ज्यादा क्यों डराती हैं? आज हम भारतीय लोक कथाओं के उस छुपे हुए फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे रोंगटे खड़े करता आ रहा है। तो चलिए डर की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये सुनने में एक बहुत ही आम सी चेतावनी लगती है ना, पर मजे की बात यह है कि इस एक लाइन में कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि डर की एक पूरी दुनिया का दरवाजा है। तो आज का हमारा मकसद बड़ा सिंपल है। हम दो मॉडर्न भूतिया कहानियों को चीर फाड़ कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर वो काम कैसे करती हैं और वो हमें इतनी भयानक क्यों लगती हैं। तो एक सच में डरावनी यादगार कहानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक ऐसा डर पैदा करती हैं जिससे भूलना मुश्किल हो? चलो पता लगाते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी एक क्लासिक कहानी है। एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का जो गांव की बातों को अंधविश्वास मानता है और फिर उसका सामना होता है असली अलौकिक शक्तियों से। तो मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से। एक तरफ है अजय जो मॉडर्न सोच वाला है और इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, और दूसरी तरफ है राम स्वरूप बाबा जो गांव की उस पुरानी समझ और ज्ञान को दिखाते हैं जिसे अजय नजरअंदाज कर देता है। कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है। भारतीय लोक कथाओं में पीपल के पेड़ का जिक्र आते ही आत्माओं का ख्याल आ जाता है। इस कहानी में वो रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक दर्दनाक अतीत और अधूरे न्याय का प्रतीक है, और यही चीज उसे डर का सेंटर पॉइंट बना देती है। आप देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अजय का यकीन न करना उसे सीधा खतरे के मुंह में धकेल देता है। हर एक कदम उसे उस अलौकिक दुनिया में और गहरा खींचता है। और फिर आता है कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट, जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान ने उसे वो रास्ता बताया था असली विलेन तो वही था। तो अब जब हम एक कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, चलिए अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वही डरावने पैटर्न फिर से सामने आते हैं। यहाँ भी हमारा हीरो एक आउटसाइडर है, आरुष। वो अकेला है, एक अनजान जगह पर फंसा हुआ है और उसे वहाँ के खतरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल अजय जैसी ही सिचुएशन है। और यहाँ हमें फिर से वही जाना पहचाना पैटर्न देखने को मिलता है। एक के बाद एक चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ढाबे वाले का डर, उस अनजान आदमी की सलाह, हर चेतावनी कहानी में टेंशन को और बढ़ाती है और यहीं से आरुष की किस्मत तय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डर का कारण है ना, वो किसी एक इंसान की ट्रेजेडी नहीं है बल्कि एक पूरे गांव का नरसंहार है। यही दर्दनाक इतिहास उस जगह पर हावी है और उसने पूरे गांव को एक तरह से भूतों की जेल बना दिया है। और ये लाइन ये इस कहानी का पूरा सार है। यहाँ का डर किसी एक भूत से नहीं बल्कि बेचैन आत्माओं की एक पूरी की पूरी भीड़ से है जो इंसाफ के लिए एक साथ बंधी हुई हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे चिलिंग ट्विस्ट। वो इंसान जो आरुष की मदद कर रहा था वो खुद उन भटकती आत्माओं में से एक था। ये एहसास कहानी के डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो मजे की बात पता है क्या है? ये कि कैसे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियां डर पैदा करने के लिए एक जैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करती हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक बाहरी हीरो, एक शापित जगह, एक चेतावनी जिसे सुना नहीं गया, एक बदला लेने वाली आत्मा और एक दर्दनाक अतीत का खुलासा। ये सारी चीजें दोनों कहानियों में मौजूद हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। इससे पता चलता है कि ये फॉर्मूला कितना फ्लेक्सिबल है। एक कहानी एक रास्ते से जुड़े किसी पर्सनल अन्याय पर फोकस करती है, वहीं दूसरी कहानी एक पूरे गांव पर असर डालने वाली सामूहिक त्रासदी की बात करती है। स्केल बदल जाता है पर जो बेसिक ढांचा है वो वही रहता है। तो यहां से हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है और हम आज भी इन कहानियों को क्यों कहते सुनते रहते हैं। देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं होती। ये न्याय, याददाश्त और इस विश्वास के बारे में हमारी गहरी सांस्कृतिक चिंताओं को दिखाती हैं कि अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, और जो बाहरी हीरो का किरदार है वो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी नासमझी हमें कितना कमजोर बना सकती है। ये सोचने वाली बात है ना? एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण ढूंढा जा सकता है, ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमें अपनी तरफ क्यों खींचती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये उन डरों को छूती हैं जिन्हें तर्क और विज्ञान नहीं समझा सकते।